दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने राकेश टिकैत को बुलाया बंगाल। कृषि आंदोलन के लिए तय हो सकती है आगे की रणनीति। वहीं बंगाल में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस नहीं उतारेगी प्रत्याशी। वहीं मोदी सरकार ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार की घर घर राशन पहुँचाने की योजना पर लगाई रोक। वहीं प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन नहीं देगी पंजाब सरकार, आलोचनाओं के बाद वापस लिया फैसला। वहीं भाजपा की सांगठनिक बैठक में तगड़ा हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया दिलीप घोष का घेराव। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तृणमूल के महासचिव नियुक्त, पार्टी का बंगाल के बाहर होगा विस्तार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, बोले पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प। वहीं अमर्त्य सेन ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला, बोले सरकार ने भ्रम में रहकर बढ़ाया कोरोना का संकट। वहीं मोदी सरकार की ट्विटर को आखिरी चेतावनी, कहा नए IT नियम लागू करें वरना अंजाम भुगतने को तैयार हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव ने नीति आयोग के सूचकांक को लेकर नीतीश सरकार पर बोला तगड़ा हमला। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने राकेश टिकैत को बुलाया बंगाल। कृषि आंदोलन के लिए तय हो सकती है आगे की रणनीति। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल बुलाया है। हाल ही में हुए बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। बंगाल चुनाव के दौरान भी राकेश टिकैत ने बंगाल का दौरा किया था। वहीं अब तृणमूल कांग्रेस ने 9 जून को राकेश टिकैत को बंगाल बुलाया है। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कई बार आवाज उठाई है। अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राकेश टिकैत को बंगाल में मिलने के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ आगे की रणनीति पर विचार किया जा सकता है। 26 नवंबर 2020 से किसान दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने बंगाल चुनाव के दौरान नंदीग्राम से TMC के लिए चुनावी कैंपेन किया था। चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से TMC की उम्मीदवार थी। वहीं बीजेपी की ओर से TMC छोड़कर गए शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में थे। वहीं हाल ही में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जो हाल बीजेपी का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुआ है वही हाल आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में भी होगा। उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में तीनों नए कृषि कानूनों को सही ठहराएगी, किसान उसका सुपड़ा साफ कर देंगे। आपको बता दें कि किसानों ने बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का ऐलान किया है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बंगाल की भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस नहीं उतारेगी प्रत्याशी। ये आपको बता दें कि कोलकाता की भवानीपुर सीट बाईपोल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी नहीं देना चाहती। हालांकि अभी तक अधीर रंजन चौधरी की इस सोच पर पार्टी हाईकमान ने मोहर नहीं लगाई है। उधर भले ही कांग्रेस अपना उम्मीदवार भवानीपुर से खड़ा करना ना चाहती हो, लेकिन CPM अपना प्रत्याशी भवानीपुर में जरूर खड़ा करना चाहती है। और ऐसा लगता है जैसे कि वो अधीर रंजन चौधरी की सोच से इत्तेफाक नहीं रखती हैं। आपको बता दें कि ऐसे में ये खबर भी सामने आ रही है कि CPM के साथ बिना किसी बातचीत के ही कांग्रेस कैसे ये बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रत्याशी देने की जरूरत नहीं है। अभी तक ऐसा सिर्फ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अधीर रंजन के प्रस्ताव पर AICC भी मोहर लगाएगी। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस निश्चिंत है। CPM अभी कांग्रेस की स्थिति के बारे में कुछ भी कहने से कतरा रही है। हालांकि वामपंथी भवानीपुर में उम्मीदवार उतारने की सोच रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारने के बाद भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर लगाई रोक। ये आपको बता दें कि मोदी सरकार ने केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना पर एक बार फिर से रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के 72 लाख राशन कार्ड धारकों के घर तक राशन पहुँचाने की योजना बनाई थी। दिल्ली में पहले 12 अप्रैल से इस योजना का ट्रायल शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना के केसों में वृद्धि और फिर लॉकडाउन के कारण इसे रोक दिया गया था। एक सप्ताह बाद ये योजना फिर से लागू होनी थी और इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई थी। योजना की शुरुआत से ऐन पहले ही मोदी सरकार द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। ये दूसरी बार है जब घर घर राशन योजना पर रोक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए मोदी सरकार से मंजूरी नहीं ली थी। इसके चलते केंद्र सरकार ने शनिवार को इस पर फिर से रोक लगा दी है। गौरतलब है कि इससे पहले 19
19 मार्च को भी मोदी सरकार ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगा दी थी। उस वक्त 25 मार्च से ये योजना शुरू होने वाली थी। मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इस योजना को शुरू न करें, जबकि केजरीवाल सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी थी और 25 मार्च से इसे लॉन्च किया जाना था। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद आम आदमी पार्टी ने पूछा था कि मोदी सरकार राशन माफियाओं को खत्म करने के खिलाफ क्यों है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन नहीं देगी पंजाब सरकार, आलोचनाओं के बाद वापस लिया फैसला। ये आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन देने का फैसला वापस ले लिया है। इसके साथ ही बची हुई वैक्सीन को सरकार को वापस करने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने वैक्सीन ऑडिट की मांग की है। बताते चले कि 18+ वालों का टीकाकरण तेज करने के लिए पंजाब सरकार राज्य के प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मुहैया करवा रही थी, जिससे बाद में अस्पताल वाले महंगी दरों पर लोगों को लगा रहे थे। इस मुद्दे पर बढ़ती आलोचनाओं को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सरकार ने यह फैसला अब वापस ले लिया है। प्राइवेट अस्पतालों से कहा गया है कि वे बची हुई कोरोना वैक्सीन को सरकार को तुरंत वापस करें। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को अब तक 42,000 कोवैक्सीन दी गई है। इनमें से 600 वैक्सीन का इस्तेमाल प्राइवेट अस्पताल अब तक कर चुके थे। अब उनसे बाकी बची वैक्सीन वापस करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अस्पताल वालों को एक्स्ट्रा पैसा लोगों को वापस लौटाने के लिए भी आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर, भाजपा की बैठक में तगड़ा हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया दिलीप घोष का घेराव। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में शीर्ष नेताओं के लिए गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी की सांगठनिक बैठक के लिए पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का बूथ लेवल पर ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर घेराव किया। हुगली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि जल्द से जल्द हुगली जिला समिति को भंग किया जाए और गौतम चटर्जी को हटाया जाए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर हुगली से भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। लोकेट चटर्जी ने कहा कि वो पूरे तरीके से अपनी बात या फिर शिकायतें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने बूथ स्तर के नेताओं को भी याद दिलाया है कि अनुशासन को लेकर पार्टी कोई भी समझौता नहीं कर सकती है और न ही कभी भी करती है। वहीं लोकेट चटर्जी ने इस विरोध प्रदर्शन का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ में घुसकर जमकर हंगामा किया। लोकेट चटर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि किसी और पर आरोप लगाने से पहले भाजपा को खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। हुगली से टीएमसी के जिलाध्यक्ष ने दिलीप घोष और लोकेट चटर्जी को अपना घर संभालने की भी नसीहत दी है। साथ ही कहा कि पहले आप अपना घर संभालें और उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाएं। और ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, बोले पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का है संकल्प। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि प्रदूषण को कम करने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को 5 साल घटाकर 2025 कर दिया गया है। पहले ये लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाना था। गन्ने और गेहूं व टूटे चावल जैसे खराब हो चुके खाद्यान्न तथा कृषि अवशेषों से एथेनॉल निकाला जाता है। इससे प्रदूषण भी कम होता है और किसानों को आमदनी का एक विकल्प भी मिलता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक समारोह में भारत में 2020-2025 के दौरान एथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रूपरेखा के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी करने के बाद मोदी ने कहा कि अब एथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं में से जुड़ा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एथेनॉल पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा और 20% एथेनॉल के साथ आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरा जाएगा। और ये बड़ी खबर, अमर्त्य सेन ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला, कहा सरकार ने भ्रम में रहकर बढ़ाया कोरोना का संकट। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भ्रम में रहते हुए कोविड-19 को फैलने से नहीं रोका। सरकार काम करने के बजाय अपने कामों का श्रेय लेने में लगी रही। प्रख्यात अर्थशास्त्री ने राष्ट्र सेवा दल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत अपने दवा निर्माण
के कौशल और साथ ही उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण महामारी से लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में था। सेन की ये टिप्पणियां कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की पृष्ठभूमि में आई हैं। कुछ प्रतिष्ठित लोगों का कहना है कि पहले ही विजयी होने की भावना से ये संकट पैदा हुआ है। सेन ने कहा कि सरकार में भ्रम के कारण संकट से खराब तरीके के निपटने की वजह से भारत अपनी क्षमताओं के साथ काम नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो किया उसका श्रेय लेने की इच्छुक दिखाई दी, जबकि उसे ये सुनिश्चित करना था कि भारत में ये महामारी न फैले। आपको बता दें कि अमर्त्य सेन ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है और कहा कि सरकार ने भ्रम में रहकर कोरोना का संकट बढ़ाया है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव किए गए नियुक्त, पार्टी का बंगाल के बाहर होगा विस्तार। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया है। इसकी घोषणा शनिवार को बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की कोलकाता में हुई एक संगठनात्मक बैठक में किया गया है। अप्रैल मई में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर निर्णायक जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस की ये पहली बैठक थी। पार्टी ने सांसद ककोली घोष दस्तीदार को पार्टी की महिला शाखा का अध्यक्ष और अभिनेत्री सयोनी घोष को युवा विंग का प्रमुख नियुक्त किया है। सयोनी ने पिछले महीने चुनाव लड़ा था, लेकिन वे हार गई थीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पहले से युवा विंग का नेतृत्व कर रहे हैं। अब उनकी पदोन्नति होने के बाद वो उस पद से हट जाएंगे। वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि पार्टी का एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला है। चटर्जी ने यह भी कहा कि पार्टी बंगाल के बाहर संगठन का विस्तार करने की योजना बना रही है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों और 3 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस के विस्तार की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी अब दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगी। और बड़ी खबर, मोदी सरकार की ट्विटर को आखिरी चेतावनी, कहा नए IT नियम लागू करें वरना अंजाम भुगतने को रहें तैयार। ये आपको बता दें कि नए IT नियमों को लेकर मोदी सरकार और सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है, मगर इस बार केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दे दी है और कहा है कि नई IT नियमों का मान लें और लागू करें वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। सरकार की ओर से जारी फाइनल नोटिस में कहा गया है कि नए IT नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर IT कानून के तहत दायित्व से छूट गवा देगी। दरअसल सरकार ने ट्विटर इंडिया को नए IT नियमों का पालन करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया है। सरकार ने कहा कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसके विफल होने पर IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गवा देगी और ट्विटर IT अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कंपनी नियुक्त करने को कहा है। और बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव ने नीति आयोग के सूचकांक को लेकर नीतीश कुमार पर बोला तगड़ा हमला। ये आपको बता दें कि बिहार को नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों में 2020-21 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किए जाने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तगड़ा हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश में नकारात्मकता कूट कूट कर भरी है। उसने हमारे द्वारा बनाए गए हजारों स्वास्थ्य केंद्रों को बंद कर भूत बंगला बना दिया है, तो स्कूलों को गैराज बना दिया है। इसी का परिणाम है आज इन्हीं का नीति आयोग बिहार को नीचे से टॉप करा रहा है। कथित डबल इंजन सरकार बिहारियों के लिए ट्रबल इंजन बन गया है। आपको बता दें कि वहीं भाजपा नेता और पार्टी के प्रवक्ता अजीत चौधरी ने कहा कि अब लालू प्रसाद यादव के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वह अनावश्यक ज्ञान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वह अपना शासन भूल गए और जब उनकी अशिक्षित पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री बनी उस समय क्या हुआ था। गुरुवार को जारी नवीनतम सूचकांक में केरल ने 75 के स्कोर के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार को 52 के स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। अगली बड़ी खबर, असम में 15 जून तक बढ़ाई गई कोरोना की पाबंदियां, त्रिपुरा में 10 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। ये आपको बता दें कि देश भर में भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही थम गई हो, लेकिन कई राज्य अभी भी कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियां आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में असम सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण पाने के लिए लगाई गई पाबंदियां 15 जून तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि कर्फ्यू में छूट 1 घंटे के लिए बढ़ा दी है और त्रिपुरा में कर्फ्यू 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि
असम में पहले कर्फ्यू दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहता था, जिसमें 1 घंटे की छूट दी गई है। ये अब दोपहर 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होगा। इस अवधि में लोगों की आवाजाही पर पूरे तरीके से प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि वहीं त्रिपुरा सरकार ने अगरतला और सभी शहरी इलाकों में दोपहर से लेकर सुबह 5 बजे तक के कर्फ्यू को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। ये पाबंदी 6 जून को खत्म होने वाली थी। वहीं ग्रामीण इलाकों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लगने वाला कर्फ्यू भी जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा, पूछा संसदीय समिति की चेतावनी अनसुनी करके क्यों घटाए बेड। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या कम पड़ जाने का उल्लेख किया। साथ ही सवाल पूछा कि आखिर पहली लहर के बाद विशेषज्ञों और संसदीय समिति की चेतावनियों को अनसुना करते हुए अस्पतालों में बिस्तर की संख्या क्यों घटाई गई। प्रियंका गांधी ने सरकार से प्रश्न करने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत किए गए फेसबुक पोस्ट में यह भी पूछा कि क्या देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री निवास और नई संसद का निर्माण है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, साथ ही किसान आंदोलन का जल्द समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।